औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल जमाल ऑनलाइन। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या है और इसके ऊपर टैक्सेशन कैसे होती है। क्या प्रॉपर्टी इनकम पर टैक्स लागू है या नहीं, अगर लागू है तो वो किस हिसाब से है। इसमें हम व्हाट इज़ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 15। उसके बाद हम ये देखेंगे कि व्हाट इफ रेंट इज़ लेस देन फेयर मार्केट रेंट, डिडक्शंस अलाउड एंड नॉन एडजस्टेबल अमाउंट्स, एंड देन ये देखेंगे कि जो टैक्स रेट है विदहोल्डिंग टैक्स रेट या 21 के, तो वो क्या है। सबसे पहले हम ये देखते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 वो रेंट जो हम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर हमने रिसीव किया या हमने रिसीव करना है, इसमें और जो इनकम फ्रॉम सैलरी है उसमें ये डिफरेंस है। इनकम फ्रॉम सैलरी जो है वो तब टैक्सेबल होती है जब हम वो रिसीव कर लें, लेकिन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है वो हमने खा टैक्स ईयर के दौरान रिसीव की है या नहीं की, अगर रिसीवेबल भी है फिर भी हम उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे। दूसरा है कि व्हाट इज़ रेंट, रेंट है क्या। एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ओनर ऑफ लैंड और बिल्डिंग, यानी कि वह अमाउंट जो कि ओनर जो है किसी भी ज़मीन का या बिल्डिंग का जो मालिक है वो जो अमाउंट रिसीव करता है ड्यूरिंग द टैक्स ईयर या वो रिसीव करेगा किसके लिए, एज कंसिडरेशन फॉर द यूज़र ऑक्यूपेशन ऑफ, जो उसने दूसरे बंदे को दी हुई है किसी भी हवाले से रेंट आउट की हुई है या उसने बिजनेस के लिए ऑक्यूपाई की हुई है, तो उस अमाउंट को रेंट कहा जाता है। इंक्लूड्स एनी फॉरफाइटेड डिपॉजिट पेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। ये याद रहे कि जब भी आप अपनी बिल्डिंग्स वगैरह रेंट आउट करते हैं तो आप एडवांस अमाउंट लेते हैं, वो जो एडवांस अमाउंट होती है वो भी टैक्सेबल होगी और वो भी रेंट की मद में उसको कंसिडर किया गया है। इसके बाद रेंट रिसीव्ड विल नॉट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यानी कि ऐसी अमाउंट जो हम रिसीव तो करते हैं, प्रॉपर्टी हम रेंट आउट करते हैं उस वक्त, लेकिन वो फिर भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की क्लासिफिकेशन में नहीं आएगी। वो क्यों? इस वजह से कि अगर आपने अपनी बिल्डिंग जो है या अपनी लैंड जो है वो रेंट आउट की हुई है और उसके साथ आपने अपनी जो आपकी प्लांट मशीनरी या दीगर एसेट्स हैं वो भी रेंट आउट किए हुए हैं, तो फिर ये अमाउंट आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगी। इसके अलावा आपने एक और बिल्डिंग जो है वो रेंट आउट की और उसमें उसकी जो एमिनिटीज़ हैं, यूटिलिटीज़ हैं या कोई और सर्विसेज जो आप उसमें बिल्डिंग रेंट के साथ आप उसको सर्विसेज दे रहे हैं और उसकी आप अमाउंट उस बंदे से ले रहे हैं, तो वो भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगी, बल्कि उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की कैटेगरी में लिया जाएगा। बिल्डिंग दी हुई है रेंट पे, मंथली 20,000 रेंट है और इसके ऊपर आप 2,000 अगर बिजली का बिल ले रहे हैं और ये चीज़ें आपकी अगर रेंटल एग्रीमेंट में क्लियर हैं कि इसमें से 20,000 हमारा रेंट है और 2,000 रुपये यूटिलिटीज़ की मद में लेंगे, फिर तो ठीक है, जो 20,000 की अमाउंट है वो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी और बाकी जो आप 2,000 ले रहे हैं यूटिलिटीज़ की मद में, तो वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी। अगर रेंट जो है वो फेयर मार्केट रेंट से कम है, इस सूरत में ये होगा कि आपने अपनी प्रॉपर्टी फेयर मार्केट रेंट से कम रेंट पे दी हुई है, तो फिर आपने फेयर मार्केट रेंट के मुताबिक टैक्स पे करना है। फॉर एग्जांपल, ये आप एग्जांपल आप देख लें, ये है इफ़ पर्सन रिसीव्ड रेंट इन अ टैक्स ईयर, अगर आप एक साल के दौरान 5 लाख रुपए रेंट की अमाउंट रिसीव करते हैं, जबकि उस जगह का जो मार्केट वैल्यू रेंट है वो 7 लाख रुपए बनता है एक टैक्स ईयर के दौरान, तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम होगी वो 7 लाख रुपए होगी, 5 लाख नहीं होगी। सपोज़ आप इस्लामाबाद में G15 में रह रहे हैं या G13 में रह रहे हैं या किसी भी G10 सेक्टर में रह रहे हैं और उसका अगर रेंट एक साल का 7 लाख रुपए बन रहा है, लेकिन आपने 5 लाख का एग्रीमेंट किया हुआ है, तो ये याद रहे कि आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए कंसिडर की जाएगी, ना कि 5 लाख रुपए। ये क्योंकि ये लॉ जो है वो जो टैक्स ऑफिसेज हैं, जिन टैक्स कमिश्नर्स वगैरह, उनको ये अलाउ करता है कि वो
मार्केट वैल्यू रेंट जो है ना उसके मुताबिक आपकी प्रॉपर्टी की इवैल्यूएशन करे। तो अगर आपकी मार्केट वैल्यू रेंट ज़्यादा है और आप रेंट कम ले रहे हैं तो फिर जो हायर अमाउंट है उसके ऊपर आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। डिडक्शंस अलाउड सेक्शन 15A। ये डिडक्शन सिर्फ कंपनीज के लिए हैं, इसमें एओपी और इंडिविजुअल्स इसमें फॉल नहीं करेंगे। अगर कंपनी जो है उसने अपनी कोई बिल्डिंग्स वगैरह रेंट आउट की हुई है और उसमें वो रिपेयर का काम करवाता है तो वो रिपेयरिंग अमाउंट के 1/5 जो अमाउंट है वो उसकी टैक्सेबल इनकम से कम हो जाएगी। इसी तरह से वो इन बिल्डिंग इंश्योरेंस करवाता है, उसका जो प्रीमियम पे करेगा वो अमाउंट उसकी टैक्सेबल इनकम से लेस हो जाएगी। सेम प्रॉपर्टी के अगर उसने कोई टैक्स वगैरह पे किया है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह पे किया जाता है, तो वो अमाउंट भी उसकी टैक्सेबल इनकम से लेस कर दी जाएगी। एनी प्रॉफिट पेड और पेएबल टू एनी मनी बोरोड टू। अगर उसने कोई एडवांस वगैरह लिया हुआ है उस प्रॉपर्टी के रिकंस्ट्रक्शन के लिए, उसकी रेनोवेशन के लिए या उसको एक्सटेंड करने के लिए प्रॉफिट की जो अमाउंट है वो भी उसकी टैक्सेबल इनकम से लेस कर दी जाएगी। एनी लीगल चार्जेस पे टू डिफेंड द ओनरशिप इन द कोर्ट ऑफ सेम प्रॉपर्टी। अगर उसी प्रॉपर्टी के ओनरशिप को डिफेंड करने के लिए अगर उसने लीगल कोई चार्जेस पे किए हुए हैं तो वो भी डिडक्टेबल हैं, उसकी जो टैक्सेबल इनकम है उससे लेस कर दिए जाएंगे। ये 2017 से पहले इंडिविजुअल और एओपी भी इसमें फॉल करते थे, लेकिन 2017 से ऑनवर्ड जो है ये सिर्फ कंपनीज के लिए अलाउेबल है। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट्स where the owner of a building receives from a tenant an amount which is not adjustable against the rent payable by the tenant। अगर जो बिल्डिंग ओनर है वो अपने किरायादार से ऐसी एडवांस अमाउंट रिसीव करता है जो कि उसके रेंट की मद में एडजस्टेबल नहीं होगी तो वो भी टैक्सेबल कराई जाएगी। द अमाउंट शैल बी ट्रीटेड एज रेंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो उस एडवांस को रेंट कंसिडर किया जाएगा और वो चार्जेबल टू टैक्स होगा। In the tax year in which it was received and the following 9 tax years in equal proportion। अब इसकी टैक्सेशन कैसे होगी उसकी कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। सपोज एक बंदा है उसने रेंट लिया, यानी उसने रेंट पे बिल्डिंग दी हुई है जो कि मंथली 30,000 रुपये है। जब इसको आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक साल के दौरान उसने 3,60,000 रुपये उसका टैक्स बन जाएगा। ठीक, अब अगर उसने एडवांस लिया हुआ है तो एडवांस सपोज 50,000 लिया हुआ है तो ईयरली जो उसकी टैक्सेबल इनकम है उसमें इस एडवांस के अमाउंट का 10वां हिस्सा जो है वो ऐड हो जाएगा। सपोज मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 10 से, तो एक हिस्सा जो है ना वो उसका तो उसके टैक्स इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड हो जाएगा। अब जो उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है वो 3,60,000 नहीं बल्कि इन दोनों अमाउंट का सम हो जाएगा 3,65,000 रुपये पे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, ये जो 50,000 रुपये इस बंदे ने एडवांस लिया हुआ है ये उसने कहा है कि ये मैंने सिर्फ टैक्स ईयर 2021 के लिए नहीं लिया बल्कि टैक्स ईयर 2021 से लेकर तो 2025 तक का मैंने लिया हुआ है, यानी 5 साल का लिया हुआ है या मैंने 6 साल का लिया हुआ है। तो इसलिए फिर टैक्स लॉ जो है उसने इसमें गुंजाइश रखी है 10 साल तक की। अगर वो एडवांस अमाउंट 10 साल के लिए भी ले उसका जो 1/10 जो है वो एक साल में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड किया जाएगा। तो इस तरह से इसका जब हम 10वां हिस्सा निकालते हैं 50,000 का तो वो 5,000 बनता है जो कि हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड कर लेंगे। इसके बाद ये हो गया सपोज ईयर 1 है। अब अगले साल क्या है, दूसरे साल में किसकी कैलकुलेशन कैसे होगी वो देख ले। ये था पहले साल का। दूसरे साल में 10% जो जब भी एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें ये लिख लेते हैं कि एक साल के बाद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ 10% रेंट अमाउंट बढ़ जाएगी।
तो अगले साल जब हम इंक्रीज्ड अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो रेंट की अमाउंट होगी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अदर देन नॉन एडजस्टेबल अमाउंट्स वो हमारी 3,96,000 हो जाएगी। हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है बिफोर नॉन एडजस्टेबल अमाउंट्स वो 3,96,000 है। 3,96,000 अभी हमने इसमें से नॉन एडजस्टेबल अमाउंट्स हैं उसको हमने कैलकुलेट करना है जैसे लास्ट ईयर हमने की है। इसका हम अब क्योंकि एक हिस्सा हम ले चुके हैं 10 साल में से 1/10 हो चुके हैं, अब हमने 1/9 निकालना है। ये अमाउंट आ जाएगी। इसको हमने जब टोटल करेंगे तो इस साल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 4,01,000 हो जाएगी। ये था हमारा नॉन एडजस्टेबल अमाउंट्स। अब सपोज कैलकुलेशन तो चूँकि हमने 10 साल के बेस पे की, अगर वो 2 साल बाद आप ये प्रॉपर्टी जो है पुराना जो टेनेंट था उससे ले लेते हैं, वो छोड़ के चला जाता है और आप उसको एडवांस की जो अमाउंट है 50,000 वो पूरी की पूरी उसको पे कर लेते हैं। तो इस सिलसिले में क्या होगा, एक नया आपके पास आ गया टेनेंट आपके पास नया आ गया और आपने 30 के बजाय 40,000 पे बिल्डिंग जो है वो रेंट आउट कर ली है। पहले साल इस बंदे का जो टैक्स रेंट अमाउंट बनेगी वो 4,80,000 है। ठीक है, इसमें आपने इससे एडवांस ले लिया 60,000। अब ईयर 1 जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस लॉ के मुताबिक इसका हमने जो 10वां हिस्सा है वो यहाँ पे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड करना था। उसके मुताबिक ये 6,000 बनता है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मैंने लास्ट 2 ईयर 10,000 की अमाउंट ऐसी पे की है जो कि मेरी इनकम नहीं थी, बल्कि वो मैंने सारी की सारी अमाउंट टेनेंट को वापस कर दी है। तो लॉ ने यहाँ पर फिर आपको क्रेडिट दे दिया है। वो ये कह रहा है कि आपने ये जो 10,000 की अमाउंट लास्ट ईयर आपने पे की है, लास्ट 2 ईयर्स 5,000 और 5,000, ये जो 10,000 की अमाउंट है जो आपने लास्ट 2 ईयर्स में पे की है, ये आप इस एडवांस अमाउंट में से लेस कर दें। तो ये यूँ 50,000 बन जाएगा। अगर आपने ये वाली अमाउंट्स जो 10,000 की अमाउंट आपने लास्ट 2 ईयर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कंसिडर करवाई, अगर ये ना होती तो आपका यहाँ पे 6,000 पर ईयर बनता। लेकिन इसके होने की वजह से आपको लॉ ये कह रहा है कि एडवांस में से आप ये वाली अमाउंट जो आप ऑलरेडी जो है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कंसिडर करवा चुके हैं वो लेस कर दें। उसके बाद आपकी ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बन जाएगी। अब ये 4,85,000 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसके सेकंड ईयर में सेम चीज़ सेम तरह से होगी। ये 10% से हम इसको इंक्रीज कर लेंगे। तो ये 5,88,000 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है बिफोर नॉन एडजस्टेबल अमाउंट्स। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट्स जो है उनको हम ऐड करेंगे। तो सेकेंड ईयर में हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है 5,33,000 हो जाएगी। ठीक है, सपोज ये था 2021 टैक्स ईयर, ये 2022 है, ये 2023 और ये 2024 है। तो 2024 में जो है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 5,33,000 हो जाएगी। तो ये थे नॉन एडजस्टेबल अमाउंट्स की कैलकुलेशन। इसके बाद है कि प्रॉपर्टी के ऊपर एट सोर्स टैक्स रेट्स क्या हैं। तो इसके सेक्शन 155 है 155। इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एओपी, अगर आपकी 1 साल के रेंट की अमाउंट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की अमाउंट या रेंट की अमाउंट 2 लाख रुपए है तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है बल्कि ये एग्जेम्प्टेड है। जो ही आपकी अमाउंट 200,000 से इंक्रीज करेगी और 600,000 से कम होगी, यानी बिटवीन रहे 200,001 टू 600,000, तो इसके ऊपर 5% टैक्स है जो कि 2 लाख से ऊपर की अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाएगा।
सपोज इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। आपका मंथली रेंट है 30,000, एक साल का रेंट 3,60,000। एग्जेम्प्ट अमाउंट का एक्सक्लूड करेंगे 200,000, तो आपकी जो टैक्सेबल अमाउंट बनेगी वो 1,60,000 है। इसके ऊपर अपने पूरे साल के दौरान 5% पे करना है। 8,000 इसको आप डिवाइड कर दें 12 मंथ्स के, तो मंथली आपका 667 जो है वो टैक्स बन जाएगा। ये आप टैक्स अमाउंट है, ये टैक्स अमाउंट है और ये टैक्सेबल अमाउंट है। सही है। 8,000 पूरे साल का टैक्स था, इसको आपने मंथ में डिवाइड कर दिया तो 667 आपका मंथली टैक्स हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपकी जो रेंट अमाउंट है वो 600,000 से इंक्रीज़ कर रही है और 1 मिलियन से कम है, तो इसके ऊपर फिक्स्ड और वेरिएबल दो रेट आ जाएंगे, 20,000 प्लस 10% टैक्स। किसके ऊपर? 600,000 से अबव की अमाउंट पे। ये था इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एओपी। अगर कंपनीज हैं तो कंपनीज के लिए 15% टैक्स जो है वो लगेगा। कंपनीज पे विदहोल्डिंग टैक्स रेट जो 15% लागू होगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। टैक्सेशन और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज़ के हवाले से एक मुकम्मल वीडियो है। इसकी रिटर्न कैसे फाइल करते हैं और इसके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाई जाएगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और बराए मेहरबानी अपनी राय ज़रूर दें। आप जब राय देंगे तो हमारी वीडियो में बेहतरी आएगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। बाकी हमारी भी आप रहनुमाई फरमा सकते हैं मज़ीद वीडियोस के लिए, और अब टैक्स के हवाले से अपडेटेड रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।